इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पर्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे अनिक शतरावत के साथ। और वक्त तो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्रद्धांजलि। कहा, बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चले। विकास निगम ने नैनीताल जिले के रामनगर में राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता वार्षिक सम्मेलन संवाद 2026 का किया आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी की शिरकत। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सिंगलानी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर लगाए भ्रष्टाचार नियमों के उल्लंघन के आरोप। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर पूर्व कार्यकाल में हुए खेल का भी किया खुलासा। रामनगर में परिवहन विभाग की सराहनीय पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा माह 2026 के तहत परिवहन विभाग ने चलाया हेलमेट जागरूकता अभियान। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी किए वितरण। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को अवैध शराब के साथ धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से 52 पाउच देशी शराब किलो मार्का बरामद। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूज्य बापू की आज पुण्यतिथि है। हम सब उत्तर प्रदेश वासी बापू के चरणों में नमन करते हैं। बापू के बताए रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मार्गदर्शन देने का काम किया है। बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चले। पूज्य बापू जी की आज पुण्यतिथि है और हम सब उत्तर प्रदेश वासी बापू के चरणों में नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बापू के बताए हुए रास्ते पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से देश को मार्गदर्शन देने का काम किया है, चाहे स्वच्छता हो, चाहे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो, हम सब पूज्य बापू जी को सच्ची श्रद्धांजलि ही है। उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब आगे बढ़े। उत्तराखंड वन विकास निगम ने नैनीताल जिले के रामनगर की आमडंडा क्षेत्र में राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता वार्षिक सम्मेलन संवाद 2026 का आयोजन किया। करीब 12-13 वर्षों के बाद आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में देश के 20 राज्यों से आए क्रेता प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का स्लोगन रखा गया था, व्यवहार से व्यापार तक। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल, उत्तराखंड वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्देश्य क्रेता विक्रेता संबंधों को और मजबूत करना और व्यापारिक प्रक्रियाओं को आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाना बताया गया। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तराखंड वन विकास निगम राज्य का एक महत्वपूर्ण कॉर्पोरेशन है। ये लगातार प्रगति कर रहा है और राज्य को अच्छा राजस्व दे रहा है। अब जरूरत है कि निगम के कार्यों को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए ताकि रोजगार और व्यापार दोनों को मजबूती मिल सके। अच्छा लाभांश सरकार को बनने के माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। खासकर वियतनाम जैसे छोटे देश में जहाँ लकड़ी के उद्योग से कई बिलियन डॉलर का वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग भी वियतनाम गए थे और एक नीति हम बना रहे हैं उद्योग इंडस्ट्री को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जड़ी बूटी को किस तरह से इस सेक्टर को जो हमारे यहाँ पोटेंशियल है हमारे राज्य में उसको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा सके, इसको लेकर हमने भी वन पंचायतों के माध्यम से 628 करोड़ का एक हर्बल मिशन योजना प्रारंभ की है। उसमें किस तरह वन पंचायतों के साथ वन निगम को इन्वॉल्व करके हम जड़ी बूटियों का बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बना करके जहाँ एक और हम वन पंचायतों की आय बढ़ाने का काम करें, आम आदमी की आजीविका से वन विभाग को जोड़े, वहाँ हमारे राज्य के अंदर जो पोटेंशियल है जड़ी बूटी उत्पादन का उसको एक्सपोर्ट करके पूरे देश दुनिया में भी हमें जड़ी बूटियाँ पहुँच सकें। इसको लेकर भी क्योंकि आज कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी व्यापारिक संस्था उसके बायर्स पे डिपेंड करती है कि बायर्स के और सेलर्स के आपस में संबंध कैसे हैं, क्योंकि मंथन से ही कहीं ना कहीं शिकायतें भी मिलती हैं और उन शिकायतों का निदान भी तभी होता है जब आपकी जानकारी पाए। तो इस तरह देखिए हमने तत्काल SIT बैठाई। SIT ने तत्काल उस बिटिया की बॉडी भी डिस्कवर की और बॉडी उसके साथ साथ अपराधियों को पकड़ने के बाद जिस मुस्तैदी के साथ न्यायालय में मुकदमा लड़ा, उस मुकदमे को लड़ने पर सजा भी अपराधियों को दिलवाई। उसके बाद एक तथाकथित VIP की बात आई तो हमने कहा था कि आप कोई भी विश्वसनीय है, आप एविडेंस लाइए, सरकार हर जांच के लिए तैयार है। उसके बाद बावजूद भी सरकार ने उस VIP को लेकर CBI जांच के गठन करने की संस्तुति कर दी है और CBI जांच हमारा काम है, CBI जांच की संस्तुति करना। भारत सरकार जब CBI जांच की स्वीकृति आएगी तो ये देखिए केवल विपक्ष में विरोध के लिए विरोध करना, ये एक मैं समझता हूँ किसी भी राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने की में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। तो हमेशा विरोध उन चीज़ों को किया जाना चाहिए जिसमें विरोध करना हो, लेकिन विरोध के लिए विरोध
विरोध करने की भावना कभी लोकतंत्र को सशक्त नहीं कर सकती है, न किसी दल को सशक्त कर सकती है। तो लिहाजा हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर काम कर रही है। सर एक सवाल मेरा समझाया निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। आपने देखा कि पिछले 4 वर्षों में हमने प्रयास किया कि वन विभाग में जब यहाँ भ्रष्टाचार रहा हो उसको समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा कई कठोर कदम भी उठाए गए और कई जितने निलंबन हम लोगों ने 3-4 सालों में किए, चाहे वो PCCM रैंक के अधिकारी रहे हों चाहे नीचे स्तर के अधिकारी रहे हों, तो भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में वन विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर पर्यावरण मित्रों के अधिकारों के हनन नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर पूर्व कार्यकाल में बड़ा खेल किया गया, जबकि वर्तमान बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि 25 लाख रुपए से अधिक का टेंडर नियमों के अनुसार ऑनलाइन होना चाहिए था, लेकिन पूर्व में इसे ऑफलाइन कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया गया। किन संस्था द्वारा कागजों में 169 कर्मचारी दिखाए गए, जबकि वास्तविक रूप से 110 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि 59 कर्मचारी तो ग्राउंड पर दिखे और ना ही PF ESI का लाभ उन्हें मिला। उन्होंने पूर्व बोर्ड द्वारा लगाए गए बायोमीथेन प्लांट को भी सवालों के घेरे में बताया, जिस पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन प्लांट कभी संचालित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसी का रोजगार छीना नहीं जाएगा, लेकिन नियमों से समझौता भी नहीं किया जाएगा। अभी जो सबसे बड़ा जो इशू था आया था पर्यावरण मित्रों का, 2-3 दिन की हड़ताल पे पर्यावरण मित्र गए थे। कुछ गलतफहमियां क्रिएट की गई थी कुछ लोगों के माध्यम से, तो उसी आधार पे हम लोगों ने फिर अभी परसों जो एक पर्यावरण मित्रों की एक सामूहिक बैठक जो रखी है, उसमें हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं जो कीन के अधीन जो काम करते थे उनकी एक सामूहिक बैठक रखी गई थी। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि पहले ये जो स्वच्छता का जो शहर के अंदर काम था वो कीन संस्था कर रही थी, लेकिन अभी 1 जनवरी से लॉर्ड शिवा नाम की एक कंपनी आई है जिन्होंने ऑनलाइन टेंडर भरा था। ऑनलाइन टेंडर भरने के बाद उन्होंने वो फाइट किया और वो उनके नाम वो टेंडर किया गया है। उसमें कुछ गलतफहमियां लोगों को हो गई थी कि बहुत सारे सवाल भी कुछ लोगों के थे कि नगर पालिका में एक बड़ा घोटाला हुआ है लॉर्ड शिवा को ला करके, नई जो कंपनी आई है कीन के पास ही क्यों नहीं रहने दिया गया है। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। हमने टेंडर आमंत्रित किए, हमने कीन को भी बोला कि ये ओपन टेंडर है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ऑनलाइन टेंडर था, कीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये कीन का फॉल्ट है। किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन टोटल 7 कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पूरा ऑनलाइन था, पारदर्शिता के साथ पूरा टेंडर किया गया। और मैं थोड़ा ये इसमें ज़रूर ये विस्तृत रूप से बताना चाहूँगी कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से पूरा शहर किसी गलतफहमी में रहे। लॉर्ड शिवा और कीन वाला जो टेंडर है, कीन को पर मंथ हम लोग 10.5 लाख रुपए सैलरी देते थे और टोटल जो कर्मचारी थे वो 169 कर्मचारी कीन ने अपॉइंट किए थे। और उसमें से ताज्जुब की बात है कि हर 3 कर्मचारियों पे एक सुपरवाइज़र रखा गया था, जो अभी वर्तमान कंपनी के सिस्टम में फिट नहीं हो रहा था। उसी के तहत ये जो पूरा जो हंगामा क्रिएट किया गया है। और लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पर्यावरण मित्रों का भी, उन्होंने एक सामूहिक बैठक रखी, पूरे तरीके से बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बातचीत सुनी भी, अपनी समस्याएं रखी भी और उसका समाधान किया भी। इसमें मैं थोड़ा अगर फाइनेंशियली चीज़ों को भी रखूं तो कीन 10.5 लाख रुपए कीन को हम सैलरी देते थे, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 10.5 लाख को अगर आप टोटल करोगे तो 1.25 करोड़ पर ईयर का होता है। और आप कैलकुलेट करिए, क्योंकि 5 साल के लिए कीन को दिया गया था, तो आप कैलकुलेट कीजिए। तो आप अगर इतना बड़ा टेंडर आमंत्रित कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि आपने ऑफलाइन टेंडर क्यों आमंत्रित किया गया, क्योंकि 25 लाख के ऊपर तो ऑनलाइन टेंडर होता है। तो आपने ऑफलाइन क्यों किया गया ये टेंडर, ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो नई कंपनी आई है हमने तो ऑनलाइन टेंडर करा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हुई है, उन्होंने फाइट किया है, 7 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें अगर कीन भी पार्टिसिपेट करते, कीन भी आती तो हमें कीन से भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पहला सवाल यही उठता है कि ऑफलाइन टेंडर क्यों हुआ है कीन के साथ, ऑनलाइन टेंडर
क्यों नहीं किया गया है। दूसरा, जो 169 जो कर्मचारी रखे गए थे, उनमें ईएसआई कार्ड जो इशू किए गए सिर्फ 110 कर्मचारियों को किए गए। ईपीएफ सिर्फ 112 कर्मचारियों का कटा। बाकी कर्मचारियों का ईपीएफ क्यों नहीं कटा? बाकी कर्मचारियों के जो आपके ईएसआई कार्ड है वो क्यों नहीं वितरित किए गए? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो यूजर चार्जेस हैं उस पे किसी तरीके का कोई ध्यान ही नहीं दिया गया पालिका की ओर से। 100% कीन को बोला गया आप यूजर चार्ज लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि यूजर चार्ज जो भी होगा वो कीन उसका यूज करेगी, कैसे करेगी वो तो वही जाने। लेकिन नई जो कंपनी आई है लॉर्ड शिवा, उसमें यूजर चार्ज जो होगा उसमें 50-50 की शेयरिंग होगी पालिका की और लॉर्ड शिवा की। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों के आपने ईपीएफ नहीं काटा है, वो जो बाकी जो कर्मचारी हैं उनको आपने कैसे एडजस्ट किया? अगर आपने 112 लोगों का ईपीएफ काटा है, इसका मतलब कि 112 लोग फील्ड में काम कर रहे थे। जिनका ईपीएफ नहीं काटा गया है वो बाकी लोग कहाँ थे? इसका मतलब जो पर्यावरण मित्र काम कर रहे थे, आपने उनकी सैलरी काट करके आपने वो जो 12 लोगों को एडजस्ट, वो जो बाकी लोगों को जो एडजस्ट करना था आपने वो एडजस्ट किए। कैसे किए हमें नहीं मालूम, लेकिन फील्ड में वो लोग नहीं हैं। और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि बायोमीथेन प्लांट यहाँ पे लगाया गया। बायोमीथेन प्लांट लगाने में 1.47 करोड़ रुपए खर्च हुए। बायोमीथेन प्लांट कितने टाइम चला? क्यों नहीं वो कंटिन्यू उसकी निरंतरता क्यों नहीं बनी रही चलने में? ये एक बड़ा सवाल है। हमने तो बाद में पेमेंट करना बंद कर दिया क्योंकि नया बोर्ड जब आया तो बायोमीथेन प्लांट नहीं चल रहा था। हमारे टाइम पे बायोमीथेन प्लांट बंद हो चुका था। तो आप ऐसे काम आपने क्यों किए कि आपने बायोमीथेन प्लांट बनाने के लिए आपने 1.5 करोड़ तो खर्च कर दिए, लेकिन 1.5 करोड़ खर्च करने के बाद वो बायोमीथेन प्लांट आपका बंद पड़ा रहा। ऐसा काम करने की जरूरत क्या पड़ी थी? तो यही सारे सवाल थे कि जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। लोगों को ये लग रहा था कि हाँ सच में ये नई कंपनी आई है, नई कंपनी ने कोई बड़ा खेल खेला है, नगर पालिका में कोई बड़ा घोटाला हुआ है। मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पालिका में जब से नया बोर्ड आया तब से जो भी काम हुए मैं तो खुला चैलेंज कर रही हूँ कि आप आइए, आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। किसी भी तरीके का अगर आपको कहीं भी कोई शक शुबा है, किसी भी तरीके का कोई घोटाला आपको दिखता है तो हम उसको खुले तौर पे आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में नवंबर से अब तक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन कार्ड पर मिलने वाला राशन नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण राशन कार्ड धारकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी आशीष कुमार का कहना है कि बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में 3 महीने का एडवांस राशन भेजा जा चुका है और अन्य क्षेत्रों में सप्लाई के लिए उन्होंने इसके लिए शासन स्तर को लिखा है। साथ ही उन्होंने बताया कि चावलों में मिलाए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल की उपलब्धता नहीं होने के कारण यह समस्या पूरे प्रदेश में आ रही है, जबकि इसका समाधान अब निकाला जा चुका है और जल्दी उपभोक्ताओं को राशन की सप्लाई की जाएगी। इसका मेन कारण जो नवंबर से नहीं पहुंच पाया, एक तो शासन स्तर से थोड़ा देरी हो गई, एफआरके की खरीद में देरी हो गई, इस वजह से नवंबर का राशन टाइम पे नहीं आ पाया। लेकिन हमने फिर भी शीतकाल में जो बर्फबारी वाले क्षेत्र थे उनमें फरवरी तक का राशन भिजवा दिया था व्यवस्था से। अब धीरे धीरे दिसंबर लास्ट तक, अब 3-4 दिन के अंतर्गत हमारे मुख्यालय से बात हुई है, 3-4 दिन के अंतर में दिसंबर और जनवरी का पूरा चावल उठा लिया जाएगा और पूरा वितरण कर दिया जाएगा। जनवरी से शासन स्तर से एक नया निर्देश आया है कि जो एपीएल के परिवार हैं, जिनको पहले 7.5 किलो सिर्फ चावल मिलता था, अब उनको 2.5 किलो चावल के साथ 5 किलो गेहूँ भी उपलब्ध कराया जाएगा। सर इसमें जो देरी है किस बात से देरी हुई होगी? जो राशन का देरी, इसमें जो फोर्टिफाइड राइस होता है, जिसमें हम बोलते हैं विटामिन ए, फॉलिक एसिड और बाकी अदर मिनरल्स भी होते हैं, उनकी खरीद में देरी की वजह से ये पूरे राशन में थोड़ा देरी हो गई। लेकिन ये जो दिसंबर लास्ट तक है, इसमें पूरा जनवरी तक का चावल उठा लिया जाएगा। अभी आपूर्ति हो गई है पूरी और उठाना शुरू हो गई।
हरिद्वार में सैनिक सम्मेलन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह डोभाल एक अभिभावक की भूमिका में नजर आए। पुलिस कार्यालय रोशनाबाद स्थित सभागार में आयोजित इस सैनिक सम्मेलन के दौरान एसएसपी डोभाल ने जवानों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और कई समस्याओं का तो मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं सम्मेलन के दौरान एसएसपी डोभाल ने उपस्थित जवानों से उनकी कुशलक्षेम पूछी और व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं की जानकारी दी। सैनिक सम्मेलन के अंत में ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट कार्यक्षमता, जनसेवा और विभिन्न जटिल अपराधों का सफल अनावरण में अहम भूमिका निभाने वाले कुल 36 जवानों को मैन ऑफ द मंथ सहित सम्मानित किया गया, जिसमें 5 महिला पुलिस व होमगार्ड कर्मी भी शामिल रही। एसएसपी डोभाल ने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए भविष्य में भी इसी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का संदेश दिया। सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। इसी गंभीर सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत रामनगर में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। रामनगर में श्री बालाजी मोटर्स शोरूम पर परिवहन विभाग ने हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के प्रति जागरूक करना था। यह अभियान केवल नियमों की याद दिलाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की सोच और आदत बदलने की कोशिश भी इसमें साफ दिखाई दी। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को आंकड़ों और सच्चाई से भी रूबरू कराया। बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें सिर में गंभीर चोट लगने के कारण होती है, जिन्हें हेलमेट पहनकर काफी हद तक रोका जा सकता है। इसी क्रम में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए गए। आज हमारे द्वारा लगभग 8 हेलमेट बांटे गए हैं। इससे पहले भी हम कार्यक्रम कर चुके हैं, बट आज का कार्यक्रम जो हमारा है वो बालाजी मोटर्स की तरफ से है। ये इनका हीरो का शोरूम है, तो इनकी ओर से इनके सौजन्य से ये आयोजन किया गया है। ये हमारा रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट होके 14 फरवरी तक है। तो इसके तहत हमारे डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट डेज पे आयोजित किए जाने। तो आज का डे हमने डिसाइड किया है कि हम हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे। ये रोड सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, चाहे वो 2 व्हीलर्स के राइडर्स हों, पिलियन राइडर्स हों, या फिर सड़क पे जो लोग हमारे पेडेस्ट्रियन हो जो रोड पे चल रहे हैं, सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सो आज के लिए तो यही संदेश है कि हेलमेट पहने और अपनी जान और दूसरों की जान की सुरक्षा करें। यातायात। अगली खबर हापुड़ से है। हापुड़ में जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में अंडर 19 क्रिकेट लीग का फाइनल मुकाबला खेला गया। जीएमएस वर्ल्ड स्कूल के मैदान पर खेले गए इस फाइनल मैच में गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ की टीम आमने सामने रही, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 56 रन से जीत दर्ज की। गौतम बुद्ध नगर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 ओवर में 311 रन बनाए। गौतम बुद्ध नगर की ओर से ऋषभ चौधरी ने शानदार 112 रन की पारी खेली, जबकि भव्य शर्मा ने 76 रन का योगदान दिया। हापुड़ की तरफ से गेंदबाजी में अंकित ने 3 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हापुड़ की टीम 255 रन ही बना सकी और 56 रन से मुकाबला हार गई। कॉलेज प्रबंधक आयुष सिंघल ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को मंच मिलता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। दोनों टीमों ने शानदार खेल भावना का परिचय दिया। ये हमने बुलंदशहर मंडल का कराया था टूर्नामेंट, जिसमें बुलंदशहर की टीम थी, नोएडा की टीम थी और हापुड़ की टीम थी, और राउंड रॉबिन के फॉर्मेट में खेले थे। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, लड़कों ने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। यहाँ पर 30 ओवर में 300 रन बने हैं, जो 10 का एवरेज होता है। तो बहुत अच्छा खेल यहाँ हुआ है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो बच्चों के स्टैंडर्ड में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारी जो मंडल की प्रशासक टीम है, जिसमें हमारे नोएडा से आजमानी जी हैं और महेश गुप्ता जी हैं, अंशुल मित्तल हैं, हमारे अमरीश गुप्ता जी हैं, तो यहाँ से कपिल त्यागी जी हैं हमारे हापुड़ के जो है, और सब लोगों ने मिलके बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया है। और हमारे इनकी याद में कराया है हमारे अनिल त्यागी जी, जो बहुत अच्छे पत्रकार थे। जब मैं इस इलाके में एसएसपी था तब से उनसे मुलाकात है, और उनका खेलों के प्रति समर्पण बहुत था, तो उनकी याद में उनके परिवार के लोग कराते हैं। उनकी कौन सी टीम विजेता हुई है और क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? आज नोएडा की टीम जीती है और बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की थी। चेज कर रहे थे हापुड़ के खिलाड़ी जो है, तो पहले शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी उनकी, लेकिन बीच में फिर उनके विकेट चले गए, तो फिर टीम का थोड़ा बैलेंस जो है वो गड़बड़ा गया चेजिंग में। अन्यथा मैच काफ़ी फाइट वाला था और इन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट की है, अच्छे रन बनाए हैं, पर फील्डिंग में थोड़ा और सुधार होना चाहिए, ये मेरा कहना है। इंडियन क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये रेड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है। अभी आप देख रहे हैं जैसे वाइट बॉल से T20 फॉर्मेट का चलन ज़्यादा है,
लेकिन जो क्रिकेट की बेसिक्स हैं वो रेड बॉल क्रिकेट से 30 या 40 ओवर्स के मैच में ही पता चलता है। तो मेरा मैसेज बस यही है कि स्टिक टू द बेसिक्स, और स्पेशली अंडर 19 और अंडर 16 को तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि वाइट बॉल खेल लें, क्योंकि उसकी कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है। बट आपको बेसिक्स रेड बॉल क्रिकेट से ही होते हैं। जो इस तरह के लंबे टूर्नामेंट और जिनमें 30 to 40 ओवर्स के मैचेस होते हैं, उनमें एक बैट्समैन का टेस्ट होता है। तो स्टिक टू द बेसिक्स, प्रैक्टिस हार्ड, उसके बाद वाइट बॉल तो फिर आप कभी भी खेल सकते हैं। तो ये टूर्नामेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि रेड बॉल टेस्ट और बेसिक स्किल्स। इस टूर्नामेंट से बाकी खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, इस टूर्नामेंट से जो इसमें जिन तीन टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और इसके अलावा जो भी हापुड़ और बुलंदशहर के क्रिकेटर्स हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी बेसिक्स पे ध्यान रखिए, फिटनेस अपनी सुधारिए। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है और आपको बेसिक जो क्रिकेटिंग स्किल्स हैं उन पे आपकी पकड़ है, तो बाद में इम्प्रोवाइज तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो जस्ट इम्प्रूव योर फिटनेस एंड लर्न एंड अडॉप्ट बेसिक्स। आजकल के युवा जो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या संदेश दें? जी, नशा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए मेरा, क्योंकि मेडिकल का बैकग्राउंड भी है। तो मेरी आपके माध्यम से सबको अपील है कि नशे से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। नशे से जो आनंद की प्राप्ति होती है वो बहुत ही क्षणिक होती है, लेकिन बाद में जो तकलीफ़ें होती हैं वो दीर्घकालिक होती हैं। इसलिए युवाओं को ये चाहिए कि किसी भी तरह का नशा ना करें, और उनके अभिभावकों को चाहिए कि बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेके उसके ऊपर पूरा सुपरविज़न करके हमेशा उनको ये प्रेरित रखें कि उन्हें किसी भी नशे की ज़रूरत ना पड़े। वो किस कंपनी में उनकी संगत कैसी है, संगत का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उस पर एक ब्रॉड ओवरव्यू बनाए रखें। और जब स्कूल्स से भी मैसेज आएगा, बच्चों के पेरेंट्स से भी, और उनकी कंपनी पे भी वॉच रखी जाएगी, तो आई एम श्योर नशे को कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा। और फिर भी अगर कुछ लोग ऑलरेडी नशे में हैं तो उनको एक डॉक्टर की कंसल्टेशन के थ्रू उनका वो जल्दी से जल्द छुड़ाया जाए। आज ग्रेटर नोएडा और हापुड़ के बीच में ये अंडर 19 का फिनाले हुआ है, जिसमें पहले ग्रेटर नोएडा ने बैटिंग करी थी और ये 35 ओवर का मैच हुआ था जो हुआ था हमारा, उसमें ग्रेटर नोएडा विजेता रही है। ग्रेटर नोएडा को एसोसिएशन हापुड़ एसोसिएशन की तरफ से 11,000 रुपये का कैश प्राइज़ मिला है, और जो हमारी रन अप टीम हापुड़ की रही है उनको 5,000 रुपये की धनराशि हापुड़ एसोसिएशन की तरफ से दी गई है। सर, ये कितने टाइम से अंडर 19 जेएमएस में चल रहा है और कब ये हुआ? सर, ये 4 दिन का टूर्नामेंट था। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया था, बुलंदशहर, हापुड़ और ग्रेटर नोएडा में। तो पहले लीग मैचेस हुए थे, उसमें बुलंदशहर बाहर हो गई थी, और आज फिनाले में ग्रेटर नोएडा और हापुड़ के बीच में मैच किया गया था। आज मुख्य अतिथि के रूप में DS चौहान जी आए थे, जो एक्स DGP भी रहे हैं और इस समय UBCA के डायरेक्टर भी हैं। उसके साथ साथ VC जो SPDA के VC है हमारे गौर साहब, वो भी आज मौजूद थे। तो इसमें जीतने वाली टीम को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, जीतने वाली टीम को ये संदेश है कि बहुत ही अच्छा बच्चों ने प्रदर्शन किया है। वैसे तो जो टीम रनर अप रही है, बच्चे तो दोनों टीमों में बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, और हम हमेशा से प्रयास करते हैं कि बच्चों को मौका मिलता रहा खेलने का। जितना बच्चा खेलेगा उतना ही बच्चा आगे जाएगा। सर, यहाँ बच्चे अच्छे प्रदर्शन करते हैं, सेलेक्टर्स उन बच्चों को देख लेते हैं, फिर आगे यही बच्चे आगे सेलेक्ट होते हैं हमारी टीम के अंदर, और फिर हमारी जो अंडर 19 की अपनी यूपी की टीम होएगी उसमें खेलने का ही बच्चों को मौका मिलेगा। सर, जैसे कि हापुड़ की टीम जो है वो कुछ रनों से पीछे रह गई है, हार गई है, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें क्या क्या बदलाव और क्या क्या अपना चेंजेस करने के? स्टार्टिंग तो हापुड़ की टीम ने बहुत अच्छी करी थी, लेकिन वो बच्चे ज़्यादा ही जोश में स्टार्टिंग में खेलने लगे थे, तो उनको जैसे हमारे सर ने भी बताया कि थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए था। स्कोर बड़ा था, लेकिन अगर पार्टनरशिप होती तो टीम जरूर जीत जाती, लेकिन हापुड़ की टीम में कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो पाई, इस वजह से वो लोग आज हार गए। आगे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हापुड़? आगे से सीखें, इस बात को सीखना चाहिए उन्हें कि सफलता से खेलना चाहिए, आराम से खेलना चाहिए, और मौका देख के ही चक्कर लगाने चाहिए, हर बॉल पे कोशिश नहीं करनी चाहिए। रामनगर कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक युवक को 5 किलो से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जब पुलिसकर्मी शांति व्यवस्था को लेकर चेकिंग कर रहे थे, इसी दौरान दीपक प्रकाश निवासी जोगीपुरा रामनगर को 5 किलो 320 ग्राम गांजे के साथ गोरे सरदार की गली के पास बगीचे से पकड़ने की कार्रवाई की गई। आरोपी पर्वतीय क्षेत्र से गांजा लाकर रामनगर में बेचने की फिराक में था। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद हरिद्वार में अवैध नशे के तस्करों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के
के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को अवैध शराब के साथ धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से 52 पाउच देशी शराब किन्नू मार्का बरामद की गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार पुलिस की सख्त कार्रवाई से वारंटियों में हड़कंप मचा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली रानीपुर पुलिस लगातार जनपद और गैर जनपदों में दबिश देकर वारंटी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई का असर ये है कि आरोपियों में खौफ का माहौल बना हुआ है और कई वारंटी खुद ही कोर्ट में सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी कड़ी में रानीपुर पुलिस ने गैर जनपद और स्थानीय क्षेत्र से 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। लगातार हो रही इस सख्त कार्रवाई से वारंटियों में दहशत का माहौल है और पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अगली खबर भी हरिद्वार से है। हरिद्वार में अपराधों की रोकथाम व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों व असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाए जाने के लिए नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में लक्सर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र से चेकिंग के दौरान एक आरोपी को अवैध तमचा 315 बोर के साथ पकड़ा, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली लक्सर पर आर्म्स एक्ट में अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।